Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss chapter number 20 of Federal Textbook यानी नेशनल बुक फाउंडेशन। फेडरल की बुक में ये नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है। पार्ट 1 केमिस्ट्री के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल अमाइंस। ये पूरा चैप्टर अमाइंस पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे अमाइंस से क्या मुराद। अमाइंस ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो अमोनिया से डिराइव किए जाते हैं। अमोनिया का फार्मूला बहुत सिंपल है, NH3। NH3 में से जब आप एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकाल लेंगे और उसकी जगह आप कोई अल्काइल या अराइल ग्रुप अटैच कर देते हैं, सच डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड अमाइंस। आप यहां से एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हैं, और आप यहां पर हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं और अराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड अमाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि अमाइंस आर एक्चुअली डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप। अब चलते हैं एक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप्स ऑफ अमाइंस। अमाइंस की तीन बुनियादी किस्में होती हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा अमाइन जिसमें सिर्फ एक कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, वो प्राइमरी अमाइंस कहलाते हैं। अगर एक कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, वो प्राइमरी अमाइंस हैं। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि दो कार्बन हैं, कार्बन यकीनन दो हैं लेकिन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट एक कार्बन अटैच। इसी तरह सेकेंडरी अमाइंस किनको कहा जाएगा? ऐसे अमाइंस जिनमें नाइट्रोजन डायरेक्टली दो कार्बन के साथ कनेक्टेड है, उनको सेकेंडरी अमाइन कहा जाएगा। जैसे ये मिथाइल अमाइन में एक कार्बन डायरेक्ट कनेक्टेड है नाइट्रोजन से, इथाइल अमाइन में भी एक कार्बन डायरेक्ट कनेक्टेड है नाइट्रोजन से, और डाई मिथाइल अमाइन में दो कार्बन डायरेक्ट कनेक्टेड हैं नाइट्रोजन से। जबकि टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ तीन कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, दे आर कॉल्ड टर्शरी अमाइन। तीनों में नाइट्रोजन के ऊपर आपको लोन पेयर नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर भी ड्रा करने हैं, डेफिनेशन भी लिखनी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई अमाइंस हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके अल्टरनेट शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाई अमाइंस आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। डियर स्टूडेंट्स, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर मौजूद है। एक्चुअली अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मौजूद होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो वो 0.9 होगा। अब 0.9 एक लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसका नतीजा ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड को हाईली पोलर नेचर का बॉन्ड बना देता है। अब ये बॉन्ड भी पोलर नेचर का, ये भी पोलर नेचर का बॉन्ड है, लिहाजा इस पोलर और इस पोलर बॉन्ड के दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा हो जाती है। यही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमाइंस को हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देती है एज कंपेयर टू देयर एनालोगस अल्कीन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मीथेन का डेरिवेटिव बनाते हैं एक अमाइन, तो मीथेन गैस है लेकिन उसका अमाइन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इथेन का डेरिवेटिव इथाइल अमाइन, इथेन गैस है तो इथाइल अमाइन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कि व्हाई दे आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल वाटर, तो इस सॉल्युबिलिटी की वजह भी इनके अंदर पाई जाने वाली स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और भी आ सकता है, व्हाई अमाइंस आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल। ये एमसीक्यूज के लिए भी आपने बात याद रखनी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन एटम अगर आपको नजर आ रहा है
इस नाइट्रोजन एटम के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहां एक लोन पेयर मौजूद है और ये डोनेटेबल लोन पेयर है। जैसा कि मिथाइल अमाइन में ये एक लोन पेयर आपको नाइट्रोजन पर नजर आ रहा है जो कि डोनेटेबल है, इथाइल अमाइन में भी एक लोन पेयर डोनेटेबल है। याद रखें जो एटम एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, दैट एटम मेक्स इटसेल्फ एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। चूंकि ये हमारे पास अमाइंस के अंदर भी नाइट्रोजन डोनेटेबल लोन पेयर रखता है, लिहाजा इट विल बी कंसीडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब अगर मैं मिथाइल अमाइन और सिंपल अमोनिया और इथाइल अमाइन का कंपैरिजन करूं तो अमोनिया में नाइट्रोजन पर मौजूद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से डोनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के लिए इस लोन पेयर को डोनेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मिथाइल अमाइन को देखें तो मिथाइल अमाइन में मिथाइल ग्रुप मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है टुवर्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के लोन पेयर का दूसरों को डोनेट करना आसान हो जाता है। इसका मतलब मिथाइल अमाइन एक बेहतर बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू अमोनिया। और अगर मैं इथाइल अमाइन को देखूं, इसमें इथाइल ग्रुप मौजूद है, इथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है किसको? नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन के लिए लोन पेयर को रिलीज करना और भी आसान हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि अमोनिया के मुकाबले में मिथाइल अमाइन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के लिए लोन पेयर रिलीज करना अमोनिया के मुकाबले में आसान है। जबकि इथाइल अमाइन में इथाइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एबिलिटी और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के लिए लोन पेयर को रिलीज करना और भी आसान हो जाता है। तो इथाइल अमाइन का बेसिक कैरेक्टर इससे भी ज्यादा है। अब हम चलते हैं प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस। स्टार्ट करते हैं बेटा प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस के बेसिकली दो रास्ते हैं हमारे पास। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जहां तक अल्काइल हैलाइड से प्रेपरेशन का ताल्लुक है, तो अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर आप हैलोजिनो अल्केन के नाम से पहले पढ़ चुके हैं। अल्काइल हैलाइड का आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं इन स्ट्रॉन्ग एक्वस कंडीशन। अब ये देखिए कि इथाइल अमाइन प्लस अमोनिया, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन एटम एक आयोडीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड जनरेट करेगा, जो कि साइड प्रोडक्ट है हमारे इस रिएक्शन की। ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, जबकि इथाइल ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ? NH2 के साथ, और ये प्राइमरी अमाइन बन गया इथाइल अमाइन। डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर हमारे पास इथाइल आयोडाइड एक्सेस मिकदार में मौजूद है, एक्सेस क्वांटिटी में है, तो एक और इथाइल आयोडाइड इस बनने वाले इथाइल अमाइन के साथ दोबारा रिएक्ट करेगा। यहां से आयोडीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलके दोबारा साइड प्रोडक्ट जनरेट करेगी हाइड्रोजन आयोडाइड, जबकि एक इथाइल और दूसरा इथाइल मिलकर बनाएंगे डाई इथाइल अमाइन। ये सेकेंडरी अमाइन पैदा हो गया। अगर आपके पास इथाइल आयोडाइड मजीद मौजूद है, यानी एक्सेस में है, तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा। एक और आयोडीन एक और हाइड्रोजन ये वाले हाइड्रोजन के साथ मिलकर पैदा करेगी एक और साइड प्रोडक्ट, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। जबकि ये वाला इथाइल ग्रुप इस इथाइल ग्रुप के साथ मिलके टर्शरी इथाइल अमाइन बनाएगा, यानी ट्राई इथाइल अमाइन, जो कि टर्शरी अमाइन है। अभी भी नाइट्रोजन के पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर मौजूद है। अगर आपके पास इथाइल आयोडाइड एक्सेस में है, तो ये टर्शरी इथाइल अमाइन इस इथाइल आयोडाइड के साथ मिलके एक और इथाइल ग्रुप इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और एक साल्ट बनेगा, दैट इज क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम साल्ट। ये साल्ट याद रखिए सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, ये अनस्टेबल है, लेकिन इसके बनने की प्रोबेबिलिटी मौजूद है। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस रिएक्शन को पहले स्टेप के फौरन बाद कंट्रोल करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं कि सिर्फ प्राइमरी अमाइन बने, तो फिर इथाइल आयोडाइड की क्वांटिटी आपको लिमिटेड रिएक्ट
रिएक्टेंट के तौर पर रखनी पड़ेगी और अमोनिया को एक्सेस में रखना पड़ेगा। ये जितने भी आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस हैं, अगर आप इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी, जिससे ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो सकते हैं। आखिर में अगर आप इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग अल्कली डाल देते हैं जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके नतीजे में स्ट्रॉन्ग अल्कली फ्री आपके पास जो कंपाउंड के अंदर अमाइंस हैं, फ्री अमाइंस, उनको वहां से क्लच कर लेगी, स्ट्रॉन्ग अल्कली इनको निकाल लेगी। तो ये 4 स्टेप्स आप लोगों ने लिखने हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, कन्वर्ट इथाइल आयोडाइड इनटू क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम साल्ट, और आपको ये कन्वर्जन भी आ सकती है कि हाउ विल यू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इसके अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। ये चारों पार्ट्स आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर अमाइंस बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन के लिए आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, पहले दोनों मेथड हमारे नाइट्राइल से तैयारी के हैं। पहले आपने ले लिया इथेन नाइट्राइल और आपने रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप इसकी जगह पर सोडियम एथोक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं कंडीशन के नाम से। अब जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल करेंगे तो ये पैदा करेगा नेसेंट हाइड्रोजन। अब 4 नेसेंट हाइड्रोजन है आपके पास, चारों में से 2 हाइड्रोजन जाके कनेक्ट हो जाएंगे इस कार्बन से और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, ये CH2 बन जाएगा और NH2 बन जाएगा। याद रखें, इस मेथड से सिर्फ प्राइमरी अमाइन जनरेट हो सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन इससे जनरेट नहीं हो सकते। दूसरा है कि आप कैटालिटिक रिडक्शन करें। पहला जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरा है कैटालिटिक रिडक्शन, यानी आप कैटालिसिस इस्तेमाल कर सकते हैं, रोडियम एल्यूमिना, या फिर आप प्लेटिनम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप रेनिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। अब यहां पर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इसके पास और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, फिर प्राइमरी अमाइन जनरेट हो जाएगा। तीसरा मेथड हमारा नाइट्रो कंपाउंड से है, और नाइट्रो कंपाउंड का मतलब है नाइट्रो ग्रुप किसी अल्काइल या अराइल ग्रुप के साथ अटैच हो। अब आपने यहां पर स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी मेटल के साथ इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, आप टिन के साथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल करें, या यहां पर आप जरूरी नहीं, आप यहां पर आयरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, इसके नतीजे में नेसेंट हाइड्रोजन पैदा होगी, और नेसेंट हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, 6 में से 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे और 4 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर बेंजीन को, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। यहां पर अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो आप प्लेटिनम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस एसिड अमाइड के 2 रास्ते हैं हमारे पास कन्वर्जन के। एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी मौजूदगी में अगर आप करते हैं तो 4 नेसेंट हाइड्रोजन है, 4 में से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर जनरेट करेंगे, जबकि 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मिलकर प्राइमरी अमाइन जनरेट करेंगे। इस मेथड में कार्बन की तादाद में कोई तब्दीली नहीं आती, यानी कार्बन की चेन इंटैक्ट रहती है। जबकि दूसरा मेथड जिसे हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड कहा जाता है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। इसमें क्या होता है, आप ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं, साथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, ये इस पूरे के पूरे ग्रुप को यहां से निकाल देता है और मिथाइल और NH2 मिलकर मिथाइल अमाइन जनरेट करते हैं, जबकि CO इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा, जबकि ब्रोमीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर HBr और K ब्रोमीन के साथ मिलकर KBr पैदा करेगा। दिस इज ऑल अबाउट प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस। मैंने 2 मेथड बताए, उनसे रेलिवेंट तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आपसे शेयर किए हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, मिथाइल अमाइन एंड इथाइल अमाइन। इससे पहले हम एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। बेस किसे कहते हैं?
लेवस के मुताबिक जो कंपाउंड अपना लोन पेयर दूसरों को डोनेट कर सके वो एक बेस है, और जिसके लिए लोन पेयर रिलीज करना ज्यादा आसान है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जिसके लिए लोन पेयर रिलीज करना डिफिकल्ट है वो एज कंपेयर टू द फर्स्ट वीक बेस कंसीडर की जाएगी। फॉर एग्जांपल हम एक बीकर में अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर लेते हैं और दूसरे बीकर में हम मिथाइल अमाइन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर लेते हैं। मिथाइल अमाइन के मुकाबले में अगर अमोनिया को कंपेयर किया जाए, इसमें भी लोन पेयर मौजूद है नाइट्रोजन पर, इसमें भी लोन पेयर मौजूद है नाइट्रोजन पर, ये अपना लोन पेयर इस डेफिशिएंट स्पीशी को डोनेट करेगा। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, लिहाजा नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दिया और NH3 विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। इसी तरह मिथाइल अमाइन में नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इस डेफिशिएंट स्पीशी यानी हाइड्रोजन को डोनेट किया और ये स्पीशी हमारे पास बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स बेसिक नेचर के कंपाउंड्स हैं। अब फैसला ये करना है कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है या मिथाइल अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस है। जहां तक हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा है वो ये बताता है कि हमारे पास मिथाइल अमाइन की पीकेबी वैल्यू 3.38 है, जबकि अमोनिया की पीकेबी वैल्यू 4.46 है। पीकेबी वैल्यू डिसाइड करती है बेसिसिटी ऑफ ए कंपाउंड। जितनी पीकेबी वैल्यू कम होगी उतनी स्ट्रॉन्ग बेस होगी, और जितनी पीकेबी वैल्यू ज्यादा होगी बेस उतनी वीक होगी। अगर कंपैरिजन किया जाए तो अमोनिया की पीकेबी वैल्यू ज्यादा है और मिथाइल अमाइन की पीकेबी वैल्यू कम है। इसका मतलब यह हुआ कि मिथाइल अमाइन एक स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू अमोनिया। ये तो था स्टैटिस्टिकल डाटा, लेकिन रीजन क्या है, रीजन भी समझ लेते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन के तीनों तरफ हाइड्रोजन एटम अटैच है। तीनों हाइड्रोजन एटम की नेचर है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करना। जब ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करते हैं तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। इस डेफिशिएंसी के बायस नाइट्रोजन के लिए लोन पेयर को रिलीज करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए नाइट्रोजन इतनी आसानी से लोन पेयर रिलीज नहीं करती, डोनेट नहीं करती। इसके मुकाबले में अगर आप मिथाइल अमाइन को देखें तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है जिसकी नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और इसका sp3 ऑर्बिटल मिथाइल ग्रुप का अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को पुल करता है टुवर्ड नाइट्रोजन। लिहाजा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है और नाइट्रोजन के लिए लोन पेयर को रिलीज करना आसान हो जाता है। अगर इवन इसके मुकाबले में यहां पर भी मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं, मतलब ये प्राइमरी अमाइन है, मैं सेकेंडरी अमाइन बना दूं, यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल, ये मिथाइल भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड नाइट्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के लिए लोन पेयर को रिलीज करना और भी आसान हो जाएगा। इसका मतलब है प्राइमरी अमाइन के मुकाबले में सेकेंडरी अमाइन आसानी से लोन पेयर रिलीज कर सकता है, तो प्राइमरी अमाइन के मुकाबले में सेकेंडरी अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस होगी। अगर मैं टर्शरी अमाइन बना लूं यानी तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूं तो तीनों मिथाइल ग्रुप इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। जब नाइट्रोजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नाइट्रोजन के लिए अपने लोन पेयर को रिलीज करना और भी आसान हो जाएगा। तय हुआ कि अमोनिया के मुकाबले में प्राइमरी अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस है, प्राइमरी अमाइन के मुकाबले में सेकेंडरी अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस होगी। तो ये कंपैरिजन आपने ज़हन में रखना है। अब चलते हैं इसके तीन रिएक्शंस की जानिब। अमाइंस के रिएक्शंस के अंदर आमतौर पर अमाइंस बेसिक करैक्टर परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला रिएक्शन है दैट इज विद एसिड हेलाइड्स। अगर आप एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं, एक कंपाउंड एसिटाइल क्लोराइड, आप इस कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आप गौर करें, यहां से क्लोरीन इथाइल अमाइन के हाइड्रोजन से मिलकर HCl जनरेट करती है, जबकि ये दोनों कंपाउंड आपस में कंबाइन करके एक सेकेंडरी नेचर का अमाइड बना देते हैं। इसी तरह ये रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड हम प्रेपरेशन में भी पढ़ के आए हैं।
ये आपके पास इथाइल अमाइन है जो कि प्राइमरी अमाइन है, और ये आपके पास इथाइल क्लोराइड है जो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। यहां से हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl जनरेट करेंगे, एक इथाइल और एक इथाइल, ये हो गए दो इथाइल। इसका मतलब ये सेकेंडरी अमाइन बन गया। अगर फर्दर हमारे पास इथाइल क्लोराइड मौजूद होगा तो ये रिएक्शन मजीद आगे बढ़ेगा और टर्शरी अमाइन बन जाएगा। अगर मजीद इथाइल क्लोराइड होगा तो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा। इसी तरह तीसरा रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अमाइन। ऑक्सीडेशन कैसे होती है? बाय यूजिंग नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रस एसिड विल बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर, तो ये पूरे का पूरा ग्रुप यहां से डिकम्पोज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डाइअज़ोनियम कंपाउंड। याद रखें ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल रहेगा। बिलो 10 सेल्सियस अगर आप इसको रखते हैं तो ये किसी हद तक स्टेबल हो सकता है। अगर आप इथाइल अमाइन की बजाय फिनाइल अमाइन के साथ नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करवाएं, यानी आप एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लें, एनिलीन ले लें, इसका बनने वाला बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट कंपैरेटिवली स्टेबल होगा, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन को डीलोकेलाइज करवाएगी अपने रिंग के अंदर, उसके नतीजे में इसकी स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा हो जाएगी। और ये जो बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट है, याद रखें डियर स्टूडेंट, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और अगर आप इसको किसी एजो कंपाउंड को किसी फिनोल टाइप कंपाउंड के साथ कंबाइन करवा के एक डाई तैयार करें, जिन्हें एजो डाइज कहा जाता है, तो वो डाइज आमतौर पर पेंट और इसी तरह पिगमेंट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। इनके इंडस्ट्री के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्शन के तौर पर भी इस्तेमालात नजर आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अमाइंस। हमने इनके स्ट्रक्चर को पढ़ा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी प्रेपरेशंस, इनके केमिकल रिएक्शंस और इनके कुछ यूजेस को कंप्लीट किया है। इन द अपकमिंग लेक्चर फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।